हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेडिएशन फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है रेडिएशन फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, ये काफी लेंथी टॉपिक है। इसको हम पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर हम क्या करेंगे, उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो वेक्टर पोटेंशियल होगा ए वेक्टर, वो फाइंड आउट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो हमें स्केलर पोटेंशियल होगा फाई, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। जब हम वेक्टर पोटेंशियल ए और स्केलर पोटेंशियल फाई कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो बी वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। तो जब हमें वेक्टर पोटेंशियल मिल जाएगा तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है माइनस डेल फाई माइनस करली ए वेक्टर बाय करली टी। तो जब हमें वेक्टर पोटेंशियल ए मिल जाएगा, स्केलर पोटेंशियल फाई मिल जाएगा, तो इन दोनों की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा तो हम पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। उस पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल कितना पावर जो है वो रेडिएट करता है। आज के इस लेक्चर में मींस पार्ट 1 ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, दो चीजों को समझेंगे। पहला है हमारे पास व्हाट इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब समझेंगे, और उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से हम वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल फाई का कैलकुलेशन करेंगे पार्ट 1 में। जो आगे के पार्ट्स होंगे उनमें हम बाकी का बचा हुआ टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल आखिरकार क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, आपने सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट होता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस से, और उन दो चार्जेस के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होता है। ये हमारे पास पहला चार्ज है माइनस क्यू और ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं और दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो फाइनाइट डिस्टेंस dl से सेपरेटेड हैं। और ये हमारा जो पॉइंट है P, इसे हम बोलते हैं फील्ड पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल से वो हमने r मान लिया है। और ये P पॉइंट जो है, ये लाइन जो है जो O पॉइंट से इसको ज्वाइन कर रही है, वो थीटा एंगल बना रही है विद द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो इस P पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे यहाँ पर r और थीटा होंगे। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो सेपरेशन होगा चार्जेस के बीच का, वो बहुत बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट फ्रॉम O। dl इज लेस देन r, तभी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाया जाएगा। आपने ये भी पढ़ा था कि आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपने क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में हैं, और जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं वो कोई भी रेडिएशन जो है वो एमिट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो रेडिएशंस को रेडिएट नहीं करेगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक डायपोल। और
इस इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ एक एसोसिएटेड क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है? डायपोल मोमेंट हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है Q है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस दैट इज डीएल वेक्टर। ये जो क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी। तो हमने यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ दिखाई है। ये हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इफ Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज एंड DL इज द सेपरेशन, देन डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज डिफाइंड एज P वेक्टर इज इक्वल टू Q DL वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज अलोंग माइनस Q2 प्लस Q। लेट द चार्ज वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। और कोई भी फंक्शन जो साइनोसॉइडली वेरी करता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है और Q0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज Q है। तो चार्ज जो है वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक डायपोल को जिसमें चार्ज जो है वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करे, उस प्रकार के इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। और अभी आप देखेंगे कि अगर चार्ज टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करेगा। और ऐसे डायपोल को हम बोलेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका चार्ज और जिसका डायपोल मोमेंट टाइम के साथ वेरी करे साइनोसॉइडली। ऐसे डायपोल को हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। यूजिंग 2 in 1 वी गेट, अगर आप इस Q की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा P वेक्टर इज इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। ये हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई DL वेक्टर, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं Q DL वेक्टर e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। और इसे आप पुट करेंगे क्या? इसे आप पुट करेंगे P0 वेक्टर। P वेक्टर आपके पास आ गया P0 वेक्टर e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, जहां पर P0 वेक्टर जो है वो QDL वेक्टर है और ये है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट P वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। अगर आपके इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। और ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। इट मींस दैट डायपोल मोमेंट इज आल्सो वेरिंग साइनोसॉइडली विद टाइम। सच एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। An oscillating electric dipole may be assumed equivalent to a accelerated charge distribution whose dipole moment is equal to the dipole moment of oscillating electric dipole। एक oscillating electric dipole को जिसका चार्ज और डायपोल मोमेंट दोनों टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करें, उसे हम किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ये है हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक क्लोज सरफेस S के अंदर अनक्लोज्ड है और ये सरफेस जो है वो V वॉल्यूम बाउंड कर रहा है और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है। अगर हम इस वॉल्यूम छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करें dv प्राइम, तो यहाँ पर जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो हमारे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट के बराबर होगा। और डायपोल मोमेंट को आप ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट को आप एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो तरीका है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रो आर वेक्टर dv प्राइम ओवर द वॉल्यूम v। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट निकल के आएगा, इसकी जो डायमेंशंस निकल के आएंगी वो वही डायमेंशंस होंगी जो डायपोल मोमेंट की होती हैं। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, कूलम मीटर। अब हम देखते हैं कि क्या इसका यूनिट जो है वो कूलम मीटर निकल के आता है कि नहीं आता। देखिए चार्ज होता है हमारे पास वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी रो होती है हमारे पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये हमारे पास फिर से वॉल्यूम है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर। तो ये क्वांटिटी भी जो है वो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको डायपोल मोमेंट को इंटीग्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो डायपोल मोमेंट को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन डायपोल मोमेंट हमारे पास ये होता है, बट डायपोल मोमेंट को आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत जगह इसका यूज होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जहां पर आर वेक्टर जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस है फील्ड पॉइंट का इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि आखिरकार डायपोल मोमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय, डायपोल मोमेंट होता है हमारे पास पी वेक्टर, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो इससे हम लिख सकते हैं पी डॉट वेक्टर डॉट, यहाँ पर पी वेक्टर के फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी वेक्टर होता है हमारे पास क्यू इंटू डीएल वेक्टर, तो यहाँ पर जो हमारा डीएल वेक्टर है, सेपरेशन जो है चार्जेस के बीच का जो लेंथ है डायपोल की वो कांस्टेंट होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं dq बाई डी टी इंटू डीएल वेक्टर। और dq बाई डी टी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट I, तो p डॉट वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा I dl वेक्टर, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। यहां से ये पता चलता है कि जो p डॉट वेक्टर है वो dl वेक्टर के पैरेलल होगा, जो डायरेक्शन डीएल वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन पी डॉट वेक्टर की होगी, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइडियल वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इस कंडक्टिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं डीएल, और अगर हम इस करंट एलिमेंट को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो हमारे करंट की डायरेक्शन है, और इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। मींस जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट होगा वो करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस कंसेप्ट का यूज हम एंटीना वाले चैप्टर में बहुत बार करते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि करंट एलिमेंट को हम एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। Thus the time rate of change of dipole moment of an oscillating electric dipole is equal to the current element. Oscillating electric dipole का जो dipole moment है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर P डॉट वेक्टर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और ये जो है वो करंट एलिमेंट के बराबर निकल के आ रहा है। मींस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट का टाइम रेट ऑफ चेंज होगा वो हमारे पास करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। As oscillating charges of oscillating electric dipole are undergoing acceleration and an accelerated charge always radiates energy, hence an oscillating electric dipole radiates energy। क्योंकि oscillating electric dipole के चार्जेस जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, और कोई भी जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो एनर्जी को रेडिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें है ऑसिलेटिंग चार्जेस, और ऑसिलेटिंग चार्जेस होते हैं एक्सेलरेटेड चार्जेस। एक्सेलरेटेड चार्जेस जो है वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, इसलिए हमारा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल भी एनर्जी को रेडिएट करेगा, और इसी एनर्जी रेडिएटेड का एक्सप्रेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप रहने वाला है कि हम इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा और जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होगा फाई किसी भी पॉइंट पर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने हेडिंग बना लिया कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे एक्स वाई जेड, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो ओरिजिन ओ पर लाई करेगा, बट इसकी जो ओरिएंटेशन होगी इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी, और जेड एक्सिस को हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास डीएल है। पी पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आर और थीटा होंगे। पी पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा आर होगा, और ये एंगल हमारे पास थीटा होगा, और जो एक्सिस डायपोल के परपेंडिकुलर होगी उसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे रेडियल यूनिट वेक्टर होगा वो इस आर डिस्टेंस के अलोंग होगा, उसे हम एन आर कैप से डिनोट करेंगे, और थीटा के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा एन थीटा कैप वो एन आर कैप के परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री रहने वाला है। तो डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं आगे। लेट अस कंसीडर एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच लाइज अलोंग जेड एक्सिस।
यहाँ पर हम एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर करेंगे जो कि जेड एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को जेड एक्सिस के अलोंग अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो उससे होगा क्या, जो हमारे तीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा एंड फाई, उसमें से हमारा फाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा करने पर ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हम यहाँ पर इस फाई की बात नहीं करेंगे, ना इस फाई की बात करेंगे, ना ही इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा एन फाई कैप उसकी बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे दो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की जो कि होंगे r और थीटा, और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे एन आर कैप एंड एन थीटा कैप उसकी बात करेंगे। अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने डायपोल को जेड एक्सिस के अलोंग अलाइन किया है, जिससे हमारा फाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएंगी। टू फाइंड आउट द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द डायपोल फॉलोइंग असम्पशंस आर मेड। अगर आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना एनर्जी रेडिएट होगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको कुछ अजम्पशंस लेनी होंगी। वो अजम्पशंस क्या है और बाकी की डेरिवेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पहले अजम्पशन जो होगी वो इस प्रकार से होगी, द लेंथ ऑफ द डायपोल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। क्योंकि ये एक हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं और ऑसिलेटिंग चार्जेस जो हैं वो एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं, तो ये रेडिएशन एमिट करेंगे। हम मान लेते हैं कि उस रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है और ये वेवलेंथ जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है किससे, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ से, मीन जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है डीएल उससे बहुत ज्यादा है। आप ये भी कह सकते हैं कि डीएल जो है वो बहुत बहुत कम होगा लैम्डा से। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर जो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक डायपोल के जितने भी हमारे पास सोर्स पॉइंट्स हैं उनसे जो वेव जनरेट होगी वो सेम टाइम पर इस फील्ड पॉइंट P पर रीच करेंगी, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर पहुंचेंगी। और साथ के साथ ये भी होगा इस कंडीशन के कारण कि जितनी भी वेव्स यहाँ पर पहुंचेंगी P पॉइंट पर उनके बीच में किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकेंड अजम्पशन अपने आप ट्रू हो जाएगी, जो कि हमारे पास द रेडिएशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स पॉइंट्स ऑफ द डायपोल शुड रीच द पॉइंट P एट द सेम इंस्टेंट। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर जितनी भी रेडिएशंस एमिट होंगी इस इलेक्ट्रिक डायपोल के डिफरेंट सोर्स पॉइंट से वो P पॉइंट पर सेम इंस्टेंट पर पहुंचेंगी। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग द पॉइंट P, और जितनी भी वेव्स P पॉइंट पर पहुंचेंगी उनमें किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे A वेक्टर मींस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, किसी गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर जो हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है वो होता है हमारे पास A वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर बाय R dv प्राइम। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रही है, स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रही है यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर J वेक्टर की वैल्यू ली है वो रिटार्डेड वैल्यू ली है। यहाँ पर जो J वेक्टर है ये है हमारे पास रिटार्डेड वैल्यू ऑफ J वेक्टर। रिटार्डेड वैल्यू ऑफ J वेक्टर क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ J वेक्टर एट टाइम t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस r बाय c, जहां पर t प्राइम को हम बोलते हैं रिटार्डेड टाइम। तो यहां पर रिटार्डेड वैल्यू ऑफ J वेक्टर को शो करने के लिए J वेक्टर की वैल्यू को इस टाइम पर शो करने के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो एंटायर वॉल्यूम पर होगा। बट स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर dv प्राइम होता है वो आइडियल वेक्टर के बराबर होता है। ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वांटिटी का जो यूनिट निकल के आएगा, इस क्वांटिटी का जो यूनिट निकल के आएगा वो आपस में बराबर होगा। करंट हमारे पास क्या होता है, करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। साथ में क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, साथ में हमारे पास वॉल्यूम है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा हमारे पास, एम्पियर होगा, एम्पियर। और एरिया का यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर। और यहां पर वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा।
तो मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर एम्पियर मीटर आ गया, एम्पियर मीटर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट निकल के आया है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास आई डीएल वेक्टर का यूनिट क्या निकल के आएगा, आई हमारे पास करंट है, एम्पियर डीएल डिस्टेंस है, इसका निकल के आएगा मीटर, तो एम्पियर मीटर होगा इसका यूनिट भी, इसका भी एम्पियर मीटर है, इसका भी एम्पियर मीटर है। तो अगर आपको करंट एलिमेंट को करंट डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डीवी प्राइम। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत बार यूज होता है, क्योंकि हम यहाँ पर रिटार्डेड वैल्यू ले रहे हैं जे वेक्टर की, तो यहाँ पर करंट की भी रिटार्डेड वैल्यू हमें लेनी होगी, रिटार्डेड वैल्यू ऑफ करंट इनटू डीएल वेक्टर आ गया हमारे पास। अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि जो I इंटू डीएल वेक्टर होता है वो P डॉट वेक्टर होता है, रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट जो है वो करंट एलिमेंट के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम P डॉट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेड वैल्यू ली है करंट की, तो यहाँ पर हमें रिटार्डेड वैल्यू लेनी होगी P डॉट वेक्टर की, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है P डॉट वेक्टर के पैरेलल होगा, बट हमें पीछे देखा था कि P डॉट वेक्टर जो है वो डीएल वेक्टर के पैरेलल था, तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो A वेक्टर जो है वो डीएल वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, A वेक्टर पैरेलल टू डीएल वेक्टर हो जाएगा, A वेक्टर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, क्योंकि डीएल जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, मींस A वेक्टर भी जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जेड वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप है, तो इक्वेशन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आर। इस वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी A वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर अलोंग A वेक्टर। यहाँ पर P डॉट वेक्टर है, P डॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास P डॉट, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके अलोंग होगा, यहाँ पर देखिए P डॉट वेक्टर जो है वो डीएल वेक्टर के पैरेलल है, और डीएल वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, और जेड एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, एन कैप लिया है। तो यहाँ पर जो P डॉट वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास एन कैप होगा। तो इक्वेशन 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमें इस एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। उसके लिए हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास एन आर कैप है, इस आर के अलोंग जो कि थीटा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, और जो एन थीटा कैप है और जो एन आर कैप है इनके बीच का एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री है। तो अगर हमें एन कैप निकालना है इन टर्म्स ऑफ एन आर वेक्टर एंड एन थीटा यूनिट वेक्टर, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू एन आर कैप का जो प्रोजेक्शन होगा एन कैप के अलोंग वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा एन आर कैप कॉस थीटा प्लस एन थीटा कैप का जो प्रोजेक्शन होगा एन कैप के अलोंग वो क्या होगा हमारे पास एन थीटा कैप कॉस। यहाँ पर देखिए टोटल एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा टोटल हमारे पास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो एन कैप की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी एन आर कैप कॉस थीटा, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ एन आर कैप ऑन एन कैप, एंड प्रोजेक्शन ऑफ एन थीटा कैप ऑन एन कैप हमारे पास माइनस एन थीटा कैप साइन थीटा होगा। तो ये हमारे पास एन कैप की वैल्यू आ गई, जिससे हम 7th इक्वेशन दे देते हैं। इस एन कैप की वैल्यू को अगर हम 6th में यूज करें यूजिंग 7 in 6 वी गेट, तो हमें ए वेक्टर क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आर रिटार्डेड वैल्यू ऑफ पी डॉट, साथ में हमारे पास एन कैप है और एन कैप की वैल्यू हमारे पास आई है एन आर कैप कॉस थीटा माइनस एन थीटा कैप कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अगर हम ए वेक्टर को इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
तो अगर हमने ए वेक्टर को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे ए वेक्टर को? ऐसे लिखेंगे ए आर मल्टीप्लाई एन आर कैप, जो कि हमारे पास है रेडियल यूनिट वेक्टर, प्लस ए थीटा एन थीटा कैप प्लस ए फाई एन फाई कैप। तो इस तरह से अगर हम ए वेक्टर को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू, इसको इसके और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पी डॉट स्क्वायर ब्रैकेट कॉस थीटा और हमारे पास है एन आर कैप माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई आर ब्रैकेट में पी डॉट, साथ में हमारे पास साइन थीटा है, साथ में हमारे पास एन थीटा कैप है। अब हम दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, किसके? एन आर के, यहाँ पर एन आर कैप आएगा, यहाँ पर हमारे पास एन थीटा कैप आएगा और यहाँ पर हमारे पास एन फाई कैप आएगा। तो कोएफिशिएंट कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा? एन आर कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए आर है और यहाँ पर एन आर कैप का कोएफिशिएंट क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट कॉस थीटा है। इसी तरह से अगर हम एन थीटा कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ए थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट साइन थीटा, और हमारे पास यहाँ पर एन फाई का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो ए फाई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये हमने कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए ए वेक्टर के इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनका हम आगे यूज करेंगे, इन्हें हम दे देते हैं 8th 9th एंड 10th इक्वेशन। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई। तो अगर आप मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे लॉरेंज कंडीशन फॉर फ्री स्पेस का, जो कि बहुत ही फेमस कंडीशन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, जो कि रिलेट करती है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर को विद मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई। दोनों इस तरह से रिलेटेड होते हैं, डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर करली फाई बाय करली टी इज इक्वल टू 0। तो 1 बाय सी स्क्वायर करली फाई बाय करली टी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस डाइवर्जेंस ए वेक्टर। इस सी स्क्वायर को उधर भेज दो तो करली फाई बाय करली टी आ जाएगा हमारे पास माइनस सी स्क्वायर डाइवर्जेंस ए वेक्टर। अगर आपको किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस लिखना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में तो आप कैसे लिखते हैं? ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर डायरेक्ट यूज करना होगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय आर स्क्वायर करली बाय करली आर स्क्वायर ए आर प्लस 1 बाय आर साइन थीटा करली बाय करली थीटा ऑफ ए थीटा साइन थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा करली ए फाई बाय करली फाई। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसको आप याद कर लीजिए, ये टर्म जो है बहुत बार यूज होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए आर की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, यहाँ पर ए थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और यहाँ पर ए फाई की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 9 10 in 11 we get curly phi by curly t is equal to minus c square 1 by r square curly by curly r square। यहाँ पर ए आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए आर है हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट कॉस थीटा, उसके बाद प्लस 1 बाय आर साइन थीटा करली बाय करली थीटा। यहाँ पर ए थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट साइन थीटा, मल्टीप्लाई में हमारे पास एक और साइन थीटा है यहाँ पर, और साथ में जब हम यहाँ पर ए फाई की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप प्लस 0 लिख देंगे। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, इनको हम बाहर ले लेते हैं। तो बाहर लेने पर माइनस सी स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास? अंदर आ जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर करली बाय करली आर। यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपली आर रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास इस माइनस साइन को यहाँ पर कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया 1 बाय आर साइन थीटा करली बाय करली थीटा डॉट स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट, और यहाँ पर नीचे हमारे पास आर भी है और साथ में हमारे पास ये हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कॉस थीटा है ये आर का फंक्शन नहीं है, तो कॉस थीटा को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट और नीचे जो आर है ये हमारे पास थीटा का फंक्शन नहीं है, तो इनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से
इसको बाहर ले लेंगे और यहां से इसको बाहर ले लेंगे इस ब्रैकेट में से। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई 1 बाय आर स्क्वायर। यहां से हमने कॉस थीटा बाहर ले लिया और यहां पर आ जाएगा हमारे पास करली बाय करली आर स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट माइनस यहां से स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट बाहर ले लिया, नीचे से आर बाहर लेंगे तो आर इंटू आर हो जाएगा हमारे पास आर साइन स्क्वायर थीटा करली बाय करली थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में और बाकी की बची हुई कैलकुलेशन करनी है ताकि हम फाई का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहां पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आपको u इंटू वी रूल लगाना होगा। तो पहले हम r का करेंगे, r का पार्शियल डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट ऐसे ही रहेगा प्लस अब हम r को छोड़ेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और इस बाहर वाली टर्म को हम माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर बाय 4 पाई लिख सकते हैं। अब हम कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा कॉस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट बाय आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, देखिए एक आर से एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा बाय करली आर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट माइनस 2 cos थीटा स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट बाय आर स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, यहाँ पर -2 cos थीटा स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट बाय आर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 cos थीटा स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट बाय आर स्क्वायर है, -2 + 1 हो जाएगा हमारे पास -1। तो यहाँ पर ये टर्म इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट बाय आर स्क्वायर और ये टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पर रहेगी और इसके आगे जो लिखा हुआ माइनस म्यू नॉट बाय सी स्क्वायर 4 पाई वो मैंने आगे लिखना भूल गया तो मैंने लास्ट में लिख दिया माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर बाय 4 पाई, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है, ये टर्म फाइंड आउट करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, करली बाय करली आर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट, ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेड वैल्यू ऑफ पी डॉट, मींस वैल्यू ऑफ पी डॉट एट टाइम टी प्राइम यहाँ पर रिटार्डेड टाइम है। तो स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर हम ऐसा लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पी डॉट एट टी प्राइम रिटार्डेड टाइम, और रिटार्डेड टाइम टी प्राइम क्या होता है टी माइनस आर बाय सी होता है। तो टी प्राइम की जगह हम टी माइनस आर बाय सी लिख देते हैं। तो अब हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में, पी डॉट है हमारे पास तो p का एक और बार डेरिवेटिव हो जाएगा p डबल डॉट आ जाएगा और फिर हम अंदर वाली टर्म का करेंगे r के रिस्पेक्ट में, t का पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, r का 1 हो जाएगा, -1 बाय c आ जाएगा यहाँ पर। इस -1 बाय c को हम बाहर ले लेते हैं और p डबल डॉट और इसकी जगह t माइनस आर बाय सी की जगह हम दोबारा से t प्राइम रख देते हैं, यहाँ पर t प्राइम आ गया। अब p डबल डॉट t प्राइम रिटार्डेड वैल्यू ऑफ p डबल डॉट को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ p डबल डॉट लिख सकते हैं। हमने t प्राइम हटाकर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, मींस रिटार्डेड वैल्यू ऑफ p डबल डॉट। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर करली r बाय करली स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट, यहाँ पर तो p डॉट ही रहेगा, यहाँ पर आएगा p डबल डॉट। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 बाय c स्क्वायर ब्रैकेट p डबल डॉट। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो आप लिखेंगे यूजिंग 13 in 12 वी गेट करली 5 बाय करली t इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट बाय आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाय r, इसकी जगह पर हम लिखेंगे -1 बाय c स्क्वायर ब्रैकेट p डबल डॉट और बाहर हमारे पास है माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर बाय 4 पाई। अब स्टूडेंट्स एक काम आपको और करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस सी स्क्वायर को हम इससे रिप्लेस करेंगे, इस सी स्क्वायर को, तो आप लिखेंगे यहाँ पर। आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और इस सी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा हमारे पास cos थीटा बाय आर स्क्वायर और
यहाँ पर एक अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, करली बाय करली टी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको यही मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर पी डबल डॉट स्क्वायर ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं करली बाय करली टी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पी डॉट, क्योंकि अगर आप इसका पी डॉट का एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपको यही मिलेगा। तो हमने यहाँ से डॉट हटाकर करली बाय करली टी लगा दिया, यहाँ से एक डॉट हटाकर करली बाय करली टी लगा दिया, एक डॉट हमारे पास यहाँ पर रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा करली बाय करली टी जो है वो आप कॉमन ले लो, करली बाय करली टी कॉमन ले लो बाहर, करली बाय करली टी कॉमन ले लिया, बाहर रह गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा बाय r स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट p प्लस cos थीटा बाय rc स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट। अब देखिए करली बाय करली टी से करली बाय करली टी कैंसिल हो गया, तो फाई की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है। सो फाई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा बाय r स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट p प्लस cos थीटा बाय rc स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट। तो इसको अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट p cos थीटा बाय r स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट बाय rc cos थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। यहाँ पर हमारे पास p डॉट आ रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट आ रहा है, और ये किसकी वजह से आएगा फैक्टर, ये वाला हमारे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के पल्सेटिंग एक्शन की वजह से आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज जो है वो साइनसॉइडली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उसका डायपोल मोमेंट भी टाइम के साथ साइनसॉइडली वेरी करेगा, इसलिए ये टर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसे हम मान लेते हैं फाई डैश, इसे हम मान लेते हैं फाई डबल डैश। तो फाई कैन बी रिटन एज फाई डैश प्लस फाई डबल डैश, जहां पर फाई डैश होगा हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट p बाय r स्क्वायर cos थीटा, और ये हमारे पास फाई डबल डैश होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट p डॉट बाय rc cos थीटा। और ये फैक्टर किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर p डॉट है, डायपोल मोमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जो कि हमारे पास पल्सेटिंग एक्शन ऑफ डायपोल की वजह से हो रहा है, इसे हम देते हैं 16th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि आखिरकार ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा किसी फील्ड पॉइंट पर, और जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होगा किसी फील्ड पॉइंट पर, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इन दोनों पोटेंशियल्स की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में डिराइव करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर लेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से हम जो एनर्जी रेडिएट होगी ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल वो फाइंड आउट करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।